नतीजों से भारतीय जनता पार्टी को बूस्टर डोज मिल गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा पर तीखा हमला बोला है, तो वहीं पर बंगाल के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि अगली हार की बारी अखिलेश की होगी। बंगाल के नतीजे आते ही बीजेपी यूपी के मिशन 2027 के लिए एक्टिव हो चुकी है और इसके लिए बाकायदा पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब यूपी में हैट्रिक की तैयारी है। पीएम मोदी ने एसपी पर बड़ा हमला बोला। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता की सियासत खत्म हो गई है। आने वाले यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की सियासत भी खत्म हो जाएगी। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल और अखिलेश पर तुष्टीकरण को लेकर बड़ा हमला बोला। जिन लोगों ने आधी आबादी का अपमान किया, उनका अधिकार देने में बाधा डालने का काम किया और जहां शासन में रहे जनता का शोषण किया, उनकी सेवा नहीं किया, तुष्टीकरण किया, जातिवाद किया, परिवारवाद किया, घुसपैठियों का संरक्षण किया, उन सब के लिए यह जो चुनाव है इतना करारा संदेश है कि अब समझ में अगर इनको नहीं आ रहा है तो जनता इनको आगे भी समझाने का काम करेगी। बीजेपी यूपी में पूरी तैयारी से जुटी है। बंगाल में भारी जीत के बाद अब यूपी में मिशन 2027 का पूरा प्लान तैयार है। सीएम योगी विकास योजनाओं और सुशासन के आधार पर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे को धार दे रहे हैं। बीजेपी बूथ से लेकर जिले और प्रदेश की संगठनात्मक मजबूती पर तेजी से काम कर रही है। महामंत्री संगठन ने 30 जिलों में बूथ समितियों की समीक्षा बैठक की। 12 मई तक 1,62,000 बूथ समितियों का गठन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। पश्चिम से लेकर पूरब, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड और काशी क्षेत्र में बीजेपी जातीय समीकरण सेट करने में जुटी है। बंगाल में रिकॉर्ड जीत से उत्साहित बीजेपी यूपी में मिशन 2027 के लिए सुपर एक्टिव हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और बंगाल में जीत को लेकर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद मौर्य ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी सांसद भोला सिंह ने भी सपा कांग्रेस पर पलटवार किया है। संत समाज भी बंगाल की जीत को सनातन की जीत बता रहा है। ये आदरणीय ममता जी का सफाया नहीं है, ये लोकतंत्र का सफाया है। ये लोकतंत्र पर हमला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस वोट के अधिकार को दिया है उस पर सीधा हमला है और इससे लगता है कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अखिलेश जी जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की वहां की जनता के द्वारा हुई है उसको काला दिन बता रहे हैं, तो क्या उनकी सोच है? देखिए, वो भी पश्चिम बंगाल में गए थे प्रचार के लिए। अखिलेश जी क्या खुश नहीं है कि जिन बहनों के साथ अत्याचार हुआ वहां पे और उन बहनों के लिए वहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि 8 बजे क्यों निकलती हो, अब उनको आजादी मिलेगी, उनको कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने ऐसा किया घटनाएं बंद होंगी, तो अखिलेश जी खुश नहीं है क्या उससे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के धैर्य, उनका सुशासन और अमित शाह गृह मंत्री जी का वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, लौह पुरुष की तरह रणनीति बनाकर उन्होंने बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचा लिया है। बंगाल की जनता को धन्यवाद। महंत योगी आदित्यनाथ जी ने अब तो उत्तर प्रदेश से बाहर भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और मुझे लगता है कि जो लोग हिंदू के पक्ष में खड़े रहेंगे, जो लोग राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़े रहेंगे, जनता उनके साथ अब खड़े होने के लिए तैयार खड़ी है।
पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। समाजवादी पार्टी को अब अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। कांग्रेस की बात करें तो यूपी में सपा के सामने सीट शेयरिंग को लेकर उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। यूपी में जहां समाजवादी पार्टी को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी, वहीं पर उसके लिए ये राहत भरी खबर भी है कि अब कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में वो ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी नजर आएगी। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। बंगाल में जिस तरह टीएमसी की हार हुई है, उससे समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। असम में भी कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। एसपी को अब पीडीए फॉर्मूले पर उम्मीद है। 2024 की तरह 2027 में भी यूपी के वोटर्स उन पर भरोसा करेंगे। मुद्दे अलग हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराया था अपने पीडीए फॉर्मूले पे। उसी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के फॉर्मूले पे भारतीय जनता पार्टी को 2027 में भी समाजवादी पार्टी हराएगी। बंगाल के चुनाव का उत्तर प्रदेश के चुनाव से ना कोई लेना देना, ना कोई प्रभाव। 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, ऐसे में यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी देगी। जो इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर है, उसमें कमी आई है और ये कम कटौती ये समाजवादी पार्टी के लिए तो मुफीद है, क्योंकि जब सीटों के बंटवारे की बात होगी तो समाजवादी पार्टी का जो हैंड होगा वो अपर हैंड होगा, उसकी ही बात में ज़्यादा दम होगा। तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर घटी है। रिजल्ट्स भले ही पश्चिम बंगाल का आया है, लेकिन यूपी में सियासी पारा हाई है। बीजेपी जहां उत्साह से लबरेज है, वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कहने वाली एसपी की टेंशन बढ़ गई है। एसपी को टेंशन है कि यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन उसे भी ना ले डूबे। कांग्रेस पार्टी अगर कोई दबाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने बनाना चाहेगी तो बार्गेनिंग पावर उसके सामने टिक नहीं पाएगी। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के सामने एक तरफ जहां चैलेंजेस हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रेशर समाजवादी पार्टी के ऊपर कम दिखाई देगा। कैमरा शिल्पेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। असम में कांग्रेस के मुस्लिम कार्ड पर मौलाना साजिद रशीदी ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब तक कांग्रेस तुष्टीकरण वाली सोच नहीं छोड़ेगी, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होगा। और सपा सांसद वर्ग का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ जल्द ही नई रणनीति बनाएंगे। तो वहीं पर पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बंगाल चुनाव में जीत का पूरा क्रेडिट गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। मुस्लिम कार्ड जब तक कांग्रेस खेलना नहीं छोड़ेगी, जब तक उसकी हालत नहीं बदल सकती। सवाल ये है कि मुसलमानों को टिकट देकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आप ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि मुसलमान एक तरफा है और उसकी वजह से फिर हिंदू एक तरफा हो जाता है। ये कार्ड जब तक कांग्रेस खेलती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होता रहेगा। इस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के हनुमान की भूमिका में है। जैसे राम रामायण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका थी, आज भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हनुमान जी की तरह अमित शाह का रोल है। और ये जो विजय मिली है, कार्यकर्ताओं का तो सहयोग है ही, लेकिन नेतृत्व किसने किया, रणनीति किसने बनाई, उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह। बिहार के चुनाव से पहले से SIR की प्रक्रिया पर पूरे विपक्ष ने मजबूती के साथ में संसद से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन किए और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। और तो उससे साफ तौर पर हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव हुआ है, SIR में जो वोट काटे हैं जिस तरह से वो विपक्ष को टारगेट करके काटे गए। उसके साथ साथ 27 लाख मतदाता अभी भी ऐसे हैं जो कि अपने वोट की वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके वोटों की वापसी नहीं हो पाई। और यकीनन वो जो मतदाता हैं वो TMC के मतदाता थे। बंगाल में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बंगाल के चुनावी नतीजों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और ममता बनर्जी की बुरी तरह से हार हुई है। लेकिन ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पहली बार है जब किसी मौजूदा सीएम ने हारने के बाद ऐसा बयान दिया हो। लेकिन इस बयान के बाद बंगाल से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। दिखाते हैं आपको।
बंगाल में बीजेपी ने कमाल कर दिया, ममता बनर्जी के किले को बीजेपी ने भेद दिया है। सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव हार गई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में चुनाव हरा दिया था और इस बार फिर पटकनी दे दी। अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं, हराया गया है। मेरा राजभवन जाने का कोई प्लान नहीं है। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ मीडिया के सामने आई, आरोप लगाया कि हम हारे नहीं हैं, हमसे 100 सीटें लूटी गई हैं, हम बीजेपी से नहीं हारे, हमें हराया गया। पूरे चुनाव में चुनाव आयोग ने विलन का काम किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। 2026 में 1 दिसंबर 2014 का ये बयान अक्षरशः सही साबित हुआ। इसीलिए कहते हैं कि बोलते वक्त शब्दों का चयन सोच समझकर होना चाहिए। चुनाव हार के बाद जो आप चोरी और झूठ का आरोप लगा रही हैं, वो कुछ और नहीं, सच का सामना करने से भाग रही हैं। और सच ये है कि बीजेपी 207 सीट जीतकर बंगाल में 46 साल के संघर्ष के बाद सरकार में काबिज हुई है। तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। एक तरफ सियासत जारी है, दूसरी तरफ बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी जा सकते हैं। उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी कल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ ली। क्या चोरी और झूठ का नैरेटिव गढ़कर ममता बनर्जी सच से भाग रही हैं? अगर सीधे शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग पर लगाए आरोप टीएमसी की हार की हताशा को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। असम के चुनावी नतीजों के बीच सियासत का एक बड़ा नैरेटिव फिर से चर्चा में है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि वो मुस्लिम लीग जैसी राजनीति कर रही है, लेकिन अब आंकड़े भी इसकी गवाही देने लग गए हैं। असम कांग्रेस जिन 19 सीटों पर जीती, उनमें से 18 सीटों पर कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं। वहीं बंगाल में भी जिन 2 सीटों पर जीती, वो भी दोनों ही मुस्लिम कैंडिडेट हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। असम और पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बीच सियासत का एक बड़ा नैरेटिव फिर से चर्चा में है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि वो मुस्लिम लीग जैसी राजनीति कर रही है। असम विधानसभा चुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि कांग्रेस ने 19 सीट पर जीत दर्ज की है, जिनमें सिर्फ एक कैंडिडेट को छोड़कर 18 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। आसिफ मोहम्मद नजर, लाहौरी घाट, अफ्ताबुद्दीन मुल्ला जलेश्वर, अब्दुल सोबहान अली सरकार गौरीपुर, बेबी बेगम धुबरी, बाजेद अली चौधरी बिरसिंह जरुआ, मुहिबुर रहमान मनकचर, अब्दुल कलाम रशीद आलम गोलपाड़ापुर, नूरुल इस्लाम श्रीजंगराम, अब्दुल रहीम अहमद चेंगा, जाकिर हुसैन सिकदर पकावेत बाड़ी, रकीबुद्दीन अहमद चमारिया, नूरुल हुदा रूपीही घाट, तंजील हुसैन समागुरी, अमीनुल हक लश्कर सोनाई, जुबैर अनम मजूमदार अलगापुर काटलीचरा, जकारिया अहमद करीमगंज उत्तर, अमीनुर रशीद चौधरी करीमगंज दक्षिण, अशरफुल इस्लाम शेख पर्वत झोरा, डॉक्टर जयप्रकाश दास नबोईचा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 2 सीटें जीती हैं। दोनों ही मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मोहताब शेख, जुल्फिकार अली। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, वो मुस्लिम लीग पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस के केवल मुस्लिम विधायकों को जीतने की बात है मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है।
उसे मुस्लिमों का वोट चाहिए। इस प्रकार का सत्ता में रह करके व्यवहार करती है, विपक्ष में रह करके व्यवहार करती है। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से इतिहास रहा है, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते रहे हैं और अभी भी उस पे काम करते हैं, चाहे केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे सिर्फ बीजेपी की नकारात्मक सोच बताया है। उनका कहना है कि मुस्लिम भी देश के नागरिक हैं। तो हम लोग ये कहते थे कि वोट चोरी, ये चुनाव चोरी का मामला है। संतों ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम पार्टी बनकर रह गई है। तो कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो हिंदू विरोधी है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने असम में खास सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण किया? क्या यही वजह रही इन सीटों पर कांग्रेस की जीत की? बीजेपी इसे अपने आरोपों का आधार बना रही है, वहीं कांग्रेस इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक संतुलन बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चलिए अब बात करते हैं यूपी की। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां पर साइन करने की जरूरत थी वहां पर विरोध किया। अब बाहर आकर महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। मंत्री ओपी राजभर ने भी अखिलेश और राहुल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है और हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन से लेकर ईवीएम तक सब खराब हो जाता है। महिलाओं का आधी हिस्सेदारी बनती है। ये लोग बेईमान लोग हैं। ये लोग उतने ही परिवार अंगू चंगू मंगू विधानसभा लोकसभा में रहना चाहते हैं। हमारी सरकार उसको बढ़ाना चाहती है, महिलाओं को अलग से देना चाहती है और जब बढ़ेगा तो उसमें और भी जातियों के लोग नेता बनेंगे। ये गलत है। इन लोगों को आरक्षण का विरोध किया है तो उसकी जवाब महिलाएं देंगे। आरक्षण की मांग कर रहे हैं 2027। अब क्या करेंगे? जहाँ दस्तखत करना वहाँ गलत बटन दबाए, वहाँ विरोध किया, ऊपर आके मांगे। अब पढ़ी लिखी, अब वो जमाना खत्म हो गया जब बैलगाड़ी से दुनिया चलती थी। सबके हाथ में मोबाइल है कि सपा बसपा कांग्रेस ने महिलाओं के साथ क्या धोखेबाजी की सब जाने। 15 साल ममता दीदी का शासन था बंगाल में और वहां लूटपाट अराजकता गुंडागर्दी थी। उसी की देन है कि वहां सरकार बदली है। बिहार में जंगल राज था, सरकार बदली। यूपी में गुंडा राज था, सरकार बदली। तो जनता खुशहाली चाहती है, अपना विकास चाहती है। तो लोगों को मोदी जी पर विश्वास हो रहा है, अमित शाह जी पर विश्वास हो रहा है, योगी जी पर विश्वास हो रहा है। और सीएम योगी के निर्देश पर बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ी राहत दे दी है। स्मार्ट मीटर अब पोस्ट पेड मीटर की तरह काम करेगा। इस फैसले से 75 लाख स्मार्ट मीटर धारकों को एक बहुत बड़ी राहत मिली। उपभोक्ता पहले की तरह ही हर महीने के अंत में बिजली बिल भरेंगे और बिल मिलने के बाद दी गई समय सीमा में उपभोक्ताओं को बिल जमा करना होगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था को खत्म करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 75 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर अब पोस्ट पेड मोड में काम करेंगे। उपभोक्ताओं को रिचार्ज के झंझट से मुक्ति मिलेगी। बिजली खपत के बाद महीने के अंत में बिल मिलेगा। प्रीपेड मीटर को पूरी तरह बंद कर पोस्ट पेड लागू किया गया है। यूपी के करीब 75 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर धारकों को फौरन राहत मिलेगी। अब बिल महीने के अंत में आएगा, जिससे तकनीकी गड़बड़ी के कारण बिजली कटने की समस्या खत्म हो जाएगी। स्मार्ट मीटर में तकनीकी खराबी और गलत रीडिंग से जुड़ी शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। पुराना अगर बकाया है तो उसे 10 आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी। कि सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन 30 दिन तक पोस्ट पेड मोड में ही अब चलेगा। उनका जो मीटर है, स्मार्ट मीटर है, वो पोस्ट पेड मीटर के रूप में चलेगा। एक महीने की 1 तारीख से 30 तारीख तक का जो बिल है वो उनको SMS या WhatsApp के जरिए मिलेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर पिछले कई महीनों से लोगों में नाराजगी थी। अब सरकार के फैसले के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बहुत तेज चल रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा इसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और फटाफट हमारे पैसे कटे जा रहे हैं। हमें तो पहले वाले ही मीटर चाहिए और हमारे घर रीडिंग लेना। भुगतान नहीं, हमारे घर पे रीडिंग लेने आएंगे, जैसे पहले आते थे ऐसे ही आने चाहिए। ऐसे आने चाहिए। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर रीडिंग लेके जब हमारी आएंगे तो ऑनलाइन भी भुगतान कर सकते हैं हम लोग, लेकिन रीडिंग जानी चाहिए। स्मार्ट मीटर में प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म कर
पोस्ट पेड मीटर की तरह काम करने के योगी सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। नहीं, ये बहुत अच्छा कदम है, इससे जनता बहुत त्रस्त है, क्योंकि पोस्टपेड मीटर पहले से हम लोग के थे और पोस्टपेड फिर गवर्नमेंट ने कर दिया, तो ये व्यवस्था जो पुरानी बहाली की बहुत अच्छी है। ये पहले वाले मीटर लगने चाहिए भैया, हम लोग बहुत परेशान हैं। समाप्त करके खुश होगी? हाँ, खुश है, बहुत खुश है। देख सकते हैं इनकी चेहरे खुशी कुछ कह रही है, और ऐसे में जो कानपुर के उपभोक्ता हैं सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजूरी, 18 कानपुर।